नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री डोरा साहब, हमारे सहयोगी अधिकारी डॉक्टर देवेश त्रिवेदी जी, एसीएस एग्रीकल्चर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर बालू साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री चंडक साहब, आज के इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार में उपस्थित हमारे साथी अधिकारीगण, बैंकों के बहुत वरिष्ठ अधिकारीगण, एफपीओस के प्रतिनिधि या अन्य साथियों, सबसे पहले तो मैं नाबार्ड को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने 2023 का 23-24 का स्टेट फोकस पेपर तैयार किया और उसके लिए उन्होंने एक निश्चित डायरेक्शन बनाया कि किस प्रकार से हम लोग कृषि के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में या अन्य जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें हम लोग किस प्रकार का लोड पूरे प्रदेश में देंगे या किस प्रकार की संभाव्यता, कैसी पॉसिबिलिटीज बनती है। इसके पहले कि मैं इसके ऊपर बात करूं, मैं दो बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे कई बार पीछे भी मैं बोल चुका हूं, आज फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। सबसे पहला, ये जो मैं देख रहा हूं सबके आगे बिल्ला लगा हुआ और हमारे सामने भी लगा हुआ है, ये बिल्कुल अनावश्यक है। मैं कहूंगा कि कोई भी बैंक के जो आप या कोई भी आप फंक्शन करते हैं, जो तमाम सारे जो लोग यहाँ मौजूद हैं, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे कोई न तो आपको कोई वैल्यू मिलता है, केवल एक कूड़ा बना रहे हैं, इसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं, आप उठा के से फेंक देंगे। जस्ट एडिंग टू द गार्बेज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपकी पहचान आप खुद है, इसके लिए ये बैच लगाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, ये जो हमारा स्टेट फोकस पेपर जब इसका विमोचन किया गया तो उसको पूरा बांध करके, कागज में लपेट करके, रस्सी से बांध करके लाया गया, क्या आवश्यकता है? कुल मिलाकर के इससे आपको जो वैल्यू मिलता है, केवल आप पुस्तक दिखाते हैं कि भाई एक फॉर्मली इस पुस्तक को आपने लॉन्च कर दिया। आप एक्स्ट्रा कूड़ा क्रिएट कर रहे हैं, उसको जो कागज में लपेट करके, मैं कुछ जगह देखता हूँ उसको चिपका के इतना कस के बांध देते कि खोलना भी अपने आप में एक चुनौती हो जाता है। तो एक एक्स्ट्रा कूड़ा क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक गार्बेज है। आप बहुत चाहते हैं कि उसका सिंबॉलिक, तो केवल जो मुख्य अतिथि हो उसको एक धागे से बांध दिए, धागा ही बहुत काफी होता है, ताकि वो धागा खोलेंगे तो लगेगा विमोचन हो गया। बाकी किसी को भी इस प्रकार से कागज लपेटने की आवश्यकता नहीं, आपको एक्स्ट्रा कूड़ा क्रिएट करना। तीसरा, मेरे सामने एक पुस्तक पड़ी थी कोऑपरेटिव की, और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मैं देख रहा हूँ। एक तो पहला के ऊपर प्लास्टिक कवर से आपने उसको काफी अच्छे से बाइंडिंग की है, कोई जरूरत नहीं। एक तरफ प्रिंट किया है, दूसरे तरफ प्रिंट नहीं किया है। एक तो अगर आपको जो काम आप 20 पन्ने में कर सकते हो उसको आप 40 पन्ने में कर रहे हैं, ऊपर से प्लास्टिक इसका, और ये कोई रखने वाला नहीं, ना आपके काम आएगा ना किसी के काम आए, वो केवल कूड़े के काम आए। और बेस्ट तो ये है कि आप सॉफ्ट कॉपी दीजिए, और सॉफ्ट कॉपी ना देना हो तो आप दोनों तरफ प्रिंट करिए, और कोई प्लास्टिक कवर की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से स्टेपल कर देंगे। लाइफ इज सो सिंपल। आज हमारा देश स्वच्छ भारत बन रहा है, और स्वच्छ भारत के लिए ये हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होना चाहिए। पूरा परिवर्तन, बहुत परिवर्तन पूरे देश में हुआ है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में। जो परिवर्तन नहीं हुआ, हम लोगों में परिवर्तन की कमी है। जो हम इतने सारे जिम्मेदार, इतने बड़े ओहदे पे हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोगों के भी सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि हम इसके द्वारा कूड़े में ऐड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बहुत करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं टेल यू, मैंने पूरे देश के स्वच्छ भारत मिशन को जिस प्रकार से करीब 7.5 साल तक एक मिशन मोड में मैंने पूरे लेकर के देश में चलाया, जब मैं देखता हूं कि कोई एक्स्ट्रा कूड़ा क्रिएट करा, जिसकी आवश्यकता नहीं। कूड़ा तो लाइफ में होना ही है, क्योंकि हम जब कुछ करेंगे तो नया कूड़ा बनेगा, और वो 3R में हमारे एक साइक्लिक तौर पे वो धीरे धीरे उसका कंजम्पशन भी होगा, और आप देखेंगे कि कूड़ा खत्म होगा। लेकिन कम से कम अपने बिहेवियर से, जो उसका पहला 3R का प्रिंसिपल होता है, रिड्यूस। तो जो चीज आवश्यक नहीं है
वो कूड़ा हम क्रिएट न करें। मैं समझता हूँ कि इसको आप लोग आगे के लिए ध्यान रखेंगे। कम से कम जहाँ पे मैं आता हूँ वहाँ तो ध्यान रखेंगे। आप हर जगह ध्यान रखेंगे कि आगे से न बैच की जरूरत है, न एक तरफ प्रिंटिंग की जरूरत है, नेक्स्ट ऊपर प्लास्टिक की कवर लगाने की जरूरत है, और न तो ये जो आपने इतना सारा कवर करके उतना सारा बात करके आप सब कुछ चीजें सिंपल कर दिया। लाइफ बिकम सो सिंपल। हम लोग कम से कम कूड़ा क्रिएट करेंगे, विल बी लिविंग मच बेटर। इट्स अ मोर सस्टेनेबल लाइफ। जो सस्टेनेबिलिटी, हम जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज इज नॉट समथिंग, ऐसा कोई जादू नहीं है, बट दिस चेंज इन बिहेवियर। आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री जी ने लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात की पीछे, जब वहां पे केवड़िया में कार्यक्रम होता, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के हम कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने पूरी लाइफ स्टाइल बता सकते हैं, अपने व्यक्तिगत लाइफ में, अपने ऑफिशियल लाइफ में, अपने सामाजिक लाइफ में ऐसे कुछ काम करें जिससे हम लोग इन्वायरमेंट को डैमेज न करें। एंड लेट मी टेल यू, समबडी विल से कि हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस। 20 पन्ने अगर छप गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, या एक हमने बांट दिया तो क्या फर्क, इसका फर्क पड़ता। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक समुद्र के किनारे कोई, जब लहर आती है तो उससे कुछ छोटी छोटी मछलियां भी आ जाती, तो उसको लेकर के कोई बाहर फेंक रहा था। कोई दूसरा कोई बंदा है, बोला कि कैसा पागल आदमी, ले लेके फेंक रहा है, तुम्हारे फेंकने से क्या समुद्र के सारे की सारी मछलियां बच जाएंगी। तो उसने जवाब दिया, कम से कम ये तो बच जाएगी। अगर हम सारे को नहीं बचा सकते हैं, इसको तो हम बचा सकते हैं। तो आप उतना जो है कम से कम क्लाइमेट को, जो हम क्लाइमेट सेंसिटिविटी की बात करते हैं, आपका बिहेवियर उतना क्लाइमेट को उतना कम फर्क डालेगा। तो मैं आपसे पहला निवेदन यही करना चाहता हूँ, इसके पहले कि मैं आपके बैंक का और जो आपके लोन के बारे में बात करूँ। धन्यवाद डोरा जी, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और आज इतने सारे बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में बात करने के लिए मुझे मौका दिया। आपने खुद बताया कि हमारे स्टेट में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम था, पीछे करीब 6-7% बढ़ करके आज 73% हो गया है। और चांडक साहब ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 64% हो गया। बहुत अच्छा लगा। मैंने पीछे रखा था टारगेट, जब बैठक की थी मैंने हमारे SLBC के, मैंने रखा था कि कम से कम पहले 60% चले, और हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि देश का जो हमारा ओवरऑल 78% है वहां पहुंचने की जज्बा रखें, कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावना है। तो मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा चांडक साहब को और SBI की पूरी टीम को कि आप 60% के मार्क को आप ऊपर कर चुके हैं। और मैं यही अपेक्षा करूंगा, यहाँ बहुत सारे DGM और GM और तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी अन्य बैंकों के हैं, या हमारे RBI के बालू साहब हैं, कि आप सबसे मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारा तुरंत कोशिश होना चाहिए कि 60% हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। लेकिन 60% बाद हमारा पहला पड़ाव जो है वो नेशनल जो एवरेज है 78% के आसपास वहां पहुंचना चाहिए। और वो करने के लिए क्या करें, हमें देखना होगा। आपने खुद बताया कि हमारे वेस्ट में तो ये CD रेशियो बहुत ज्यादा है और पूरब में कम। ऐसे तमाम सारे जिले जहां पे तो 40% के आसपास है। तो हमें वहां क्या करें, ये सोचने की बात है। वहां हमारा फोकस, हम किस प्रकार की व्यवस्था करें। यहाँ पे हमारे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब हैं, इनको मैंने एक टास्क दिया था कि पूरब के जनपदों को जब आप जाकर के देखिए, चाहे वो बलिया हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज, सब सारे जिलों में देखिए पानी ही पानी। अभी मैडम घोष बोल रही थी कि पानी तो है उत्तर प्रदेश में, गंगा, ये गंगा जी का किनारा है, गंगा जी का द्वार है। आप यहाँ पे कह रही थी कि पानी है, लेकिन बहुत जगह पानी कम भी है। लेकिन आप पूरब में जाइए तो पानी अफराद है। इतने बड़े बड़े तालाब, 1000 एकड़ के, 2-2000 एकड़ के आपको वाटर बॉडी मिलती है। क्या हम वाटर को ही अपनी इकोनॉमी का अंग नहीं बना सकते? वाटर बेस्ड इकोनॉमी दुनिया में ऐसे तमाम सारे उदाहरण। मैं अपने गांव जा रहा था और मैंने देखा इतने कमल खिले हुए थे, पकड़ी के ताल में इतने कमल खिले हुए थे, देख के मेरा मन खुश हो गया। उधर से गुजरते हुए मन खुश हो गया। मुझे ध्यान आया ककनहाफ नीदरलैंड्स का, जहाँ पे वो ट्यूलिप्स का जो है वो एक गार्डन है, और ट्यूलिप्स का गार्डन अरबों
बिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी वहां पे प्रोड्यूस करता ट्यूलिप का गार्डन, दुनिया भर से लोग आते हैं वहां। और यहाँ इतने कमल के फूल खिले और वो वैसे ही जैसे कि कुछ लोग अपने पूजा चढ़ा दिए, कुछ यहाँ वहां कर दिए और उसके बाद खत्म। कोई अर्थव्यवस्था में फर्क नहीं रहा। कैसे हम वहां के यूथ को पानी के साथ जोड़ करके, पानी में इतनी असीम सारी संभावनाएं, पानी को लेकर हॉर्टिकल्चर, पानी को लेकर के फिशरीज, पानी को लेकर के टूरिज्म, पानी को लेकर के बहुत सारी चीजें, क्या हम उसे नहीं कर सकते? तो पूरा का पूरा हमारा ईस्टर्न यूपी जो है वाटर बेस्ड इकोनॉमी, और उसमें आपको बैंक को भी लोन अदा करना, तो बैंक का रोल केवल इतना ही नहीं है कि आपने लोन दिया और लोन दे करके आप बेनिफिशियरी हो गए, नहीं। बैंक का लोन है कहां पे किस डायरेक्शन में देना। इनफैक्ट बैंक्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द इकोनॉमिक डायरेक्शन। आपको अभी मैडम को पीछे बता रही थी कि डायरेक्शन की आप बात कर रही थी, डायरेक्शन आप जो क्या क्या डायरेक्शन, डायमेंशन एंड डेवलपमेंट, ये 3 Ds की बात कर रही थी। तो बैंक के लोन का उस डायरेक्शन भी आप दे सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी जहां पे सीडी रेशियो जो है 40%, 42%, 45% है, वो अपने आप में केवल वाटर बेस्ड इकोनॉमी से ही 60% पहुंच जाएगा। इतने सारे हजारों की संख्या में यूथ उस काम में जुड़ जाएंगे। आज उनको कोई काम नहीं और वो पानी भी और संरक्षित हो जाएगा। आप सुहा ताला दरिया में देखिए, आप जाके देखिए, लगता है कि बिल्कुल वो समुद्र का रूप लिया हुआ है। ऐसे एक नहीं, बिल्कुल बहुत सारे ताले वहां पे, क्योंकि इतना पानी है, लेकिन पानी का कोई उपयोग नहीं हो सकता। उसके बेसिस पे और किस प्रकार की एग्री प्रैक्टिसेस हम लोग बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार के और हम जो अल्टरनेटिव एग्री प्रैक्टिसेस हम लोग क्या क्या बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज कर सकते हैं। ये हम जब करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक इसको कुछ करने का मौका मिलेगा। मुझे बताया गया कि यहाँ पे आज मेरे जाने के बाद कुछ लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो हमारे एफपीओ हैं, रूरल आरआरबी से, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। डोरा साहब बता रहे थे कि उनको पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आपसे बैंक से मैंने पीछे बात की, हमारे जो स्टेट लीड बैंक ऑफिसर है और हमारे जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था करें, हर बैंक जो कि लीड बैंक है उस जिले का, उनके माध्यम से एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स बना करके हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को पुरस्कृत करें। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब हम एक बार उनको रिकॉग्नाइज करना चालू करेंगे तो बहुत और भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे और वो और अच्छा काम करेंगे। ये हमने प्रधानमंत्री से सीखा कि जब आप लोगों को चैलेंज मोड में चुनौती देंगे, लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे, एवरीबॉडी हैज अ नीड फॉर रिकॉग्निशन। आपने मैस्लोज लॉ पढ़ा होगा, हर आदमी रिकॉग्निशन चाहता है। तो जब आप ऐसे चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे वो और अच्छा काम करेंगे। क्या हम इस प्रकार की ऐसा एक टेम्पलेट नहीं बना सकते जिस टेम्पलेट के माध्यम से उस जनपद में जितने भी ऐसे चीज है, उस टेम्पलेट के माध्यम से जो बेस्ट 3 हो उनको हम पुरस्कृत करेंगे एनुअल तौर पे, और पब्लिकली करेंगे, 3 को, 5 को या 7 को ऐसे हम पुरस्कृत करेंगे, जिससे कि वो और अच्छा काम करें, दूसरे और आगे बढ़े उसको इसको रिकॉग्निशन को प्राप्त करने के लिए। और उनके बीच में से जो पुरस्कृत जनपद में हो, उनके बीच में से फिर हम स्टेट लेवल पे निकाल करके उनको पुरस्कृत करें, स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज करें। ऐसे हमारे एफपीओस, अभी एफपीओस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, क्या हम उन्हें डिविजनल लेवल पे उनको कर सकते हैं। हमारे मंडलीय स्तर पे क्या हम उनके एफपीओस का जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, और मंडल से लेकर के फिर हम अपने पूरे स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज करें। अगर हम उनको एक चैलेंज मोड में ले जाए, और चैलेंज किस बात का, यू हैव टू डू ए बेटर बिजनेस, यू हैव टू गेट इनटू द ग्रोथ साइकिल, यू हैव टू मेक योर मैनेज योर मनी वेल। आप उन कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स आप बना सकते, आप बता रहे थे, ऐसा आप करेंगे तो उससे फिर क्या होगा कि उससे अपने आप उनका और ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो वो ऐसे चीज हमारे हैं, दे विल बिकम माइक्रो इंडस्ट्रीज बन सकते, कल को वो मिनी इंडस्ट्रीज बन सकते हैं, मीडियम लेवल के बन सकते हैं। माने दिस इज लाइक देयर बी अपवर्ड ग्रोथ, ऊपर उनका ग्रोथ होगा, और वो ग्रोथ पॉसिबल होगा क्यों, इसे रिकॉग्निशन एंड कंपटीशन के माध्यम से होगा। आपको उनको लोन आप देंगे, लोन के माध्यम से, लोन मिलने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपको,
हमारे देवेश साहब बता रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास केसीसी है, 1.78 करोड़ केसीसी। तो पहला तो हमें करीब 70-80 लाख केसीसी बनाना है। दूसरा जो केसीसी है उन लोगों को लोन ही नहीं मिलता है। अब एक तो आपकी स्टोरी है कि वो नहीं आते, दूसरी उनकी स्टोरी है कि हम लोन लेने जाते तो हमें लोन नहीं मिलता है, हम डिफॉल्टर है। ये अनुभव कहता है कि सामान्य तौर पे छोटे लोग, अभी उसका उदाहरण दिया, मुझे ख्याल है कि हमारे बालू साहब ने उदाहरण दिया पीएम स्वनिधि स्कीम का। ये स्कीम मैंने पूरी कंसीव करके इसको लागू की थी। एक मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम देश की रही और केवल 10,000 रुपए 95% से ज्यादा लोगों ने अपने लोन अदा किया। और उसके बाद वो सेकंड वो दूसरा ट्रांस ले रहे हैं, तीसरा ट्रांस ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? ये जो हमारा जो नैनो एंटरप्रेन्योर, जो छोटे लड़के, वो डिफॉल्ट नहीं करता अगर उसको सही से हैंड होल्डिंग किया जाता। तो केसीसी हमारा जो किसान है, किसान भी डिफॉल्ट नहीं करता, वो डिफॉल्ट करना नहीं चाहता। अगर आप उसे सही से हैंड होल्डिंग करें, उसकी जो अगर इनकम बढ़े तो वो बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेगा। और इसीलिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी एक चर्चा देवेश जी ने अपने संभाषण में किया कि अभी रिजर्व बैंक इंडिया के माध्यम से कुछ राज्यों को पायलट के तौर पर लिया जाना था, और मैंने वॉलंटियर किया कि हमारा स्टेट भी पायलट के तौर पर है। और अभी मेरी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत हाई लेवल टीम से बात हुई, और मैं अगले हफ्ते में काफी वीसी के माध्यम से बहुत डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ 4 जनपदों को चुनाव पायलट के तौर पर, और सारे 75 जिलों में करेंगे। कैसे हम 5 मिनट में केसीसी का लोन देते, 5 मिनट में, बाद में वो 1-2 मिनट भी हो सकता है। जितनी सारी आप जो कहा, जितनी सारी आपकी आवश्यकता है, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में रहे। इस टेक्नोलॉजी के युग में जो आपकी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, तो फिर किस बात का क्वेश्चन है? तो क्या हम उसको हम जो 5 मिनट के भीतर नहीं दे सकते? वी आर गोइंग टू पायलट एंड विल मेक इट हैपन अंडर द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के युग में हम चीजों को रख सकते हैं, चीजों को चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो क्या हम, और ये कुछ नहीं है, सिंपल ईज ऑफ डूइंग थिंग्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे तो हमारा सीएनडी रेशियो तो ऑटोमेटिक ही इफेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव लगा। आप करके तो देखिए, आप एक बार जानकारी करके तो देखिए कि जिन लोगों का जो कितने लोग लोन लेने में, कितने लोग इसलिए लोन नहीं लेते, उन्हें बार बार आने में तकलीफ होती है। अगर पीएम स्वनिधि स्कीम के सक्सेस का केवल एक कारण है, इट इज एंड टू एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, कहीं किसी का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। आपको मालूम होगा, जो लोग डी होगा उस स्कीम को, जब मैंने स्कीम कंसीव की थी, कितने गरीब लोगों को, अदरवाइज उसको तो 1 नया पैसा नहीं मिलता। एक गरीब आदमी की वॉइस कौन सुनता है? लेकिन टेक्नोलॉजी किसी के वॉइस में अंतर नहीं लाती। टेक्नोलॉजी केवल एक ही चीज देखती है कि क्या हमारे नॉर्म्स हैं, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को कैसे हम लोग फुलफिल करें। तो अगर हम ये व्यवस्था लाएंगे तो हमारे यहाँ सीएनडी रेशियो तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि हमारे प्रदेश में लोगों को ऋण लेने की भूख नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो नहीं होती तो शायद आप 3.75 लाख करोड़ के आप क्रेडिट की संभाव्यता, उसकी पॉसिबिलिटी पे नहीं पाते। हमें तो इतनी सारी चीजें, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। वो कहते हैं अगले 5 साल में हम लोग पॉसिबल करेंगे, और हम सारे लोग लगे हुए उस काम को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य लिया है, तो लक्ष्य को पूरा करने में सारे के सारे लोग हम जुटे हुए। और उसमें आपके बैंकिंग सेक्टर हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बैंकिंग सेक्टर इसमें रोल, जितना ज्यादा आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे, उतना ही ज्यादा ये आप तेजी से काम कर सकते, उसमें आपका योगदान हो सके। जितनी ज्यादा आप टेक्नोलॉजी बेस करेंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन को बंद करेंगे। आज आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन, हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन किस प्रकार से बढ़े हैं, कितनी तेजी से बढ़े, दुनिया को विश्वास नहीं है। और अब हम फिजिकल, अब मैं तो हमारे पॉकेट में आप देखेंगे 500,000 रुपए से ऊपर का कोई लेके चलता ही नहीं, जो करना सब मोबाइल से मैं काम करता हूं। एंड आश्चर्य की बात है कि हमारा, आप जाइए बाजार में जाइए तो हमारे वो जो सब्जी बेचने वाला, वो भी डिजिटल, वो भी कहता साहब यहाँ पे स्कैन करके लेंगे। आप वो खोमचे वाला जो है, खोमचे पे सामान बेच रहा है, वो भी कहता साहब इसे स्कैन करके देखिए। आज सबने उसको देखा, सबने उस डिजिटल
जो जो हमारा जिस डिजिटल एज में हम लोग रह रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, तो हम बैंकिंग के माध्यम से क्या हम इस चीज को और ज्यादा नहीं कर सकते? कैसे हम लोग और ज्यादा कर सकते हैं, ये हमें सोचने की बात है। अब बाकी तो जो नंबर्स हमारे अपने आप ठीक हो जाएंगे, जो हमारा केसीसी का नंबर है, जो हमारे जो आपने कहा कि फॉर्म टर्म लोन की बात की, आज जिस प्रकार से हमारी पूरा फॉर्म मैकेनाइज हो रहा है, जिस प्रकार से अभी अब किसानों को जो है, किसान भी अब सोचता है कि किस प्रकार से हम कैसे जो है बड़े लेवल पे, बृहद लेवल पे, व्यापक लेवल पे हम काम को कर सकते हैं। उसके लिए वो पूरा मैकेनाइजेशन के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। कैसे नए नए स्टार्टअप्स आकर के उनको नई नई संभावनाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में बना, बहुत सारा पॉसिबिलिटी आज हमारे बाकी सेक्टर्स में भी। अभी यहाँ हमारे पास डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा हम कायाकल्प कर रहे हैं, सारे स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का, सबका कायाकल्प कर रहे हैं। और उसमें नाबार्ड का एक बहुत बड़ा रोल है। नाबार्ड के माध्यम से हम आपसे ऋण लेकर के उन चीज को करेंगे, उसको आपका ऋण भी वापस करेंगे। क्योंकि आज हमारा प्रदेश जो है मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहा है। एक ऐसा अभी नहीं कि हम इसमें काम करेंगे, एक चीज में, दो चीज में काम करेंगे, हर चीज में काम करेंगे, तब जाकर के हमारी इकोनॉमी जो ग्रो करेगी और वो ग्रो करके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा माहौल बना है आज पूरे दुनिया में, देश भर में उत्तर प्रदेश के बारे में एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो आप तो सही जगह पे हैं। आप इस समय जो है, जो हमारे बैंक्स में, जो उत्तर प्रदेश में जो बैंक्स हैं, आप सही जगह पे, इस समय तो सही मौका है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नियम कानून को तोड़ दीजिए, बट नियम कानून को पालन करना आसान बना दीजिए। अगर आप आसान बना देंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे हमारे अदर प्रायोरिटी सेक्टर हो, आपने ओडीओपी की बात की, आपने आप जब जानकारी करके देखिए कि ओडीओपी के कितने सारे लोग आपके पास लोन के लिए, चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए, चाहे आपका वेंचर कैपिटल के लिए, अब वो आपके पास कितने लोग पड़ेंगे? क्या हम उनको, उन चीजों की, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को तुरंत पूरा कर रहे हैं? ये हमें सोचने की बात है, जो कि बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देने की। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना प्रारंभ की, जनधन योजना के अंतर्गत हमारा प्रदेश एक लीड स्टेट था। उस लीड स्टेट में लगभग 8.5 करोड़ खाते खुले हमारे प्रदेश में। आज भी लगभग 3 करोड़ लोगों के पास अपना डेबिट कार्ड नहीं है। आपने अगर उनको डेबिट कार्ड दे दिया तो उनको बैंक आने की जरूरत ही नहीं। क्या हम उनको डेबिट कार्ड नहीं दे सकते? ये तो स्कीम का पार्ट है, स्कीम का पार्ट। ये हमें फैसिलिटेट करना है। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ हमारे प्रदेश में और हमारे देश में। जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर एक को डेवलपमेंट के साथ जोड़ देना। अब तो जो घर में हमारे काम करने, उनके पास भी जो वो अपना अकाउंट है, डिजिटल अपना देख सकते हैं, उनके पास भी अपना डेबिट कार्ड है, वो निकलेगा, वो उसको बैंक में जाकर के लाइन लगाने की, ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं। अब तो हम तो वन नेशन वन कार्ड की बात करते हैं। आप आज यहाँ पे, कल दूसरे शहर में, परसों किसी और शहर में, आप जहां जाइए वही मोबाइल काम करेगा, वही आपका बैंक खाता काम करेगा, वही आपका जो सब कुछ, आपका राशन कार्ड काम करेगा, सारी की सारी एक, इसलिए कंप्लीटली डिफरेंट। जब हमको जीएसटी लागू किए थे तो वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे थे। आज हमारे देश में वन नेशन, तमाम सारी वन हो गई, चीजें हो गई, और वो धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ते चला जाए। एंड दैट इज ओनली ब्रिंगिंग ईज इन द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि बैंक का जो इस प्रकार का चीज आप करेंगे, तो मैं कहूँगा इसका भी क्या अभियान चला करके नहीं कर सकते? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हम अभियान चला करके जो बचे लोग रह गए, उन लोगों के कार्ड हम लोग नहीं जारी कर सकते? अगर जारी करेंगे, वो भी आपके बैंक के साथ जुड़ जाएंगे, वो भी फिर उनको फिर कहीं आगे धक्के खाने की जरूरत नहीं, अपने आप जहाँ वो खर्च करेगा। और आपको बताया तमाम सारे फोरम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नंबर्स कोट किए कि कितने हजारों करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसे जमा हो गए, कितना ट्रांजेक्शन उनके माध्यम से हो गया। मैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि नेशनल में स्कीम को देखता था। करोड़ों की संख्या में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स क्या है, जो कि साधारण से कोई सब्जी बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई नाई का काम करता है, कोई दर्जी का काम करता है, कोई छोटे छोटे बड़े
छोटे छोटे जो इसको नैनो एंटरप्रेन्योर, वो सारे के सारे डिजिटल बोर्ड में आ गए। और हमारे प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, लगभग 9 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट दिया है। सेकंड जो सेकंड ट्रांस है वो भी लगभग 2 लाख के आसपास लोगों को दिया है। वी हैव डन एक्सीलेंट। ओवरऑल करीब 12 लाख लोगों को, मुझे अंदाज नंबर जो अभी ध्यान आ रहा है, करीब 12 लाख के आसपास लोगों को दिया है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में जो नंबर्स है 3.75 लाख करोड़ का जो नंबर है, नंबर बहुत आवश्यक है, ये और बढ़ सकता है। लेकिन हमें वो एक ग्राउंड तैयार करना है जिससे ये नंबर पॉसिबल हो, हम उसके बियॉन्ड, और उसके लिए पोटेंशियल का जहां से सवाल है, प्रदेश में पोटेंशियल की बिल्कुल कमी नहीं, प्रदेश में उस कमिटमेंट की कमी नहीं। फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट साइड आई अश्योर यू, हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट आपके साथ, आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे इन चीजों को करने के लिए। आपको एक बार कोशिश करनी है एज ए बैंकर, जिस प्रकार से जो एक हमें बड़े गर्व के साथ हमें ठंडक साहब ने बताया कि उनका बैंक 64%, सो दे आर 11% मोर देन द स्टेट एवरेज। ऐसे हर बैंक को कहना चाहिए कि हमारा भी, अभी मुझसे HDFC बैंक के चीफ मिले थे, वो बताया कि हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा हमने HDFC में कर दिया। तो ये एवरी बैंक शुड हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, ये हमने ये किया, और इससे अब देखिए हमारे सारे के सारे कार्ड बन गए, हमारे जितने केसीसी सारे बन गए, केसीसी के अगेंस्ट लोगों के लोन होने चालू हो गए, केसीसी के अगेंस्ट हमारे अब वो फिशरीज के भी लोन हो रहे हैं, पोल्ट्री के भी लोन हो रहे हैं, और ये तमाम सारे हॉर्टिकल्चर के भी लोन हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के भी लोन। ये हमें एवरीबॉडी शुड हैव दैट ओनरशिप एंड देन यू आर पार्ट ऑफ द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो मैं आप सारे लोगों को इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, जो तमाम सारे लोग जिन्हों को पुरस्कार मिला है, और निश्चित तौर पे मानता हूं कि आप एक नया माहौल खड़ा करेंगे हमारे प्रदेश में, एक क्रेडिट का माहौल खड़ा करेंगे, और क्रेडिट के माहौल के माध्यम से आप ओनरशिप लेंगे कि हमने बैंकों के माध्यम से अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे चार गुना करने में पूरा मदद किया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।